मैदे या छोटी आंत के अंदर ज़ख़म बन जाना अल्सर की अलामत है। ये एच पाइलोराई बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका इलाज मुमकिन है, इसको डायग्नोज़ किया जा सकता है मुख्तलिफ़ टेस्ट के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक कॉमन टॉपिक के बारे में, गैस्ट्रिक अल्सर यानी छोटी आंत और मैदे में अल्सर का बन जाना। अगर हमारी छोटी आंत और मैदे में ज़ख़म बन जाए तो उसको अल्सर बोला जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन वजूहात हैं वो दो हैं। नंबर 1, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें एच पाइलोराई का हो जाना। एच पाइलोराई के होने से मैदे और छोटी आंत में अल्सर बन जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करना, जिसमें आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन वगैरह शामिल हैं, इनके इस्तेमाल से छोटी आंत या मैदे में अल्सर बन जाता है। इसके अलावा इसकी सिम्पटम, अल्सर की सिम्पटम क्या हो सकती हैं? तो सिम्पटम में अगर हमारी चेस्ट और बेली बटन के दरमियान में शदीद दर्द होती है तो इस बात की अलामत है कि ये अल्सर है। इसके अलावा अगर अल्सर मैदे में है तो खाना खाने के साथ इसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। अगर अल्सर छोटी आंत में है तो खाना खाने के बाद इसकी शिद्दत में कमी आ सकती है। इसके अलावा उल्टी की कैफियत होना या उल्टी आ जाना। इसके अलावा खाना खाने को दिल ना करना, भूख ना लगना। इसके अलावा खाना खाने के बाद पेट भर जाना जैसी अलामत गैस्ट्रिक अल्सर की अलामत हो सकती हैं। इसके अलावा सीने की जलन, एसिडिटी और भूख का ना लगना वगैरह जो है, या मुंह का जायका चेंज हो जाना जैसी अलामत भी गैस्ट्रिक अल्सर की अलामत हो सकती हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो फिर खून की उल्टी या काले रंग के पखाने भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर लंबे अरसे तक एच पाइलोराई का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये कैंसर भी बन सकता है। अब बात करेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे तो अल्सर की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। तो उनमें सबसे पहले शामिल है, अगर सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करेंगे तो अल्सर की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। इसके अलावा अल्कोहल यानी शराब नोशी करेंगे तो उससे भी अल्सर की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा स्पाइसी खाने खाएंगे तो उससे भी अल्सर की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। इसके अलावा डीप फ्राइज़ जो खाने होते हैं, यानी कि ज़्यादा चकनाई वाली जो खाने होते हैं, उनके इस्तेमाल से भी अल्सर की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। इसके अलावा जो सिट्रिक एसिड का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी ऑरेंज और लीमू का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी जो अल्सर की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। इसके अलावा जो कॉफ़ी और चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी जो अल्सर की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। बाज़ लोगों का ख़्याल होता है कि दूध की तासीर ठंडी होती है, इसका इस्तेमाल करने से अल्सर की तकलीफ़ में कमी आ सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाद ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर दूध का इस्तेमाल करने से जो अल्सर की तकलीफ़ होती है इसके अंदर इजाफ़ा हो सकता है। तो दूध पीने वाले हज़रात को सोच समझ कर दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा चॉकलेट और डिप्रेशन लेने की वजह से भी जो अल्सर की है तकलीफ़, इसके अंदर इजाफ़ा। आप बात करेंगे अगर गैस्ट्रिक अल्सर की ट्रीटमेंट या इलाज ना किया जाए तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो अल्सर फटने की सूरत के अंदर खून की उल्टी और काले रंग के पखाने आ सकते हैं। इसके अलावा जो आंतों में रुकावट बन सकती है। इसके अलावा अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो बड़ी आंत और मैदे के अंदर सुराख हो सकता है, जिसकी वजह से पूरे पेट में इन्फेक्शन हो सकती है। और अगर एच पाइलोराई की लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब बात करेंगे कि एच पाइलोराई या अल्सर की जो होती है तशख़ीस कैसे की जा सकती है। तो बाज़ सूरतों के अंदर आपका जो डॉक्टर होता है वो आपकी हिस्ट्री की बिना पे इसको डायग्नोज़ कर लेता है, यानी कि दर्द कौन सी जगह पे होता है, किस टाइम दर्द होता है, खाना खाने के बाद दर्द होता है या खाना खाने से पहले होता है, सीने में जलन होती है या आपको तज़ाबियत होती है या आपको पेन किलर्स की हिस्ट्री है, इसके अलावा या एच पाइलोराई की हिस्ट्री है। तो
عام صورت میں جو آپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایچ پائلوری کی ڈائگنوز جو ہوتی ہے وہ ہسٹری کی بنا پہ کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کی ٹیسٹ کروانے پڑے تو اس کا ایک سٹول ٹیسٹ ہوتا ہے جو پخانے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا جو ہائیڈروجن بریتھ ٹیسٹ کے ذریعے ایچ پائلوری کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی انڈوسکوپی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بایوپسی ہوتی ہے جس کے ذریعے ایچ پائلوری کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اب بات کریں گے کہ السر کی ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے، تو دوائیوں سے السر ہیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دوائیوں کا گروپ ہوتا ہے جس کو پروٹون پمپ انہیبیٹر کہتے ہیں۔ ان کے استعمال سے اسٹومک میں موجود جو ایسڈز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، جن سے السر ہیل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 اینٹی بائیوٹکس کا کورس دیا جاتا ہے جن کی جو 15 دن کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دوائیوں کا گروپ ہوتا ہے جس کو اینٹاسڈ کہتے ہیں۔ ان کے استعمال سے بھی السر ہیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ السر کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ پراپر لینی چاہیے، کیونکہ السر جو ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ہیل ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ السر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو کون سی ڈائٹ اور کون سی خوراک کھانی چاہیے، تو ان کو فائبر والی جو ڈائٹ ہے وہ لینی چاہیے، جس کے اندر روٹی اور جو شامل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ویجیٹیبلز اور فروٹس ایسے ہیں جن کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، جو السر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو اگر ویجیٹیبل کی بات کی جائے تو اس کے اندر بند گوبھی، پھول گوبھی، گاجر، مولی، اس کے علاوہ شملہ مرچ اور شکرگندی وغیرہ شامل ہے۔ ان کا استعمال جو ہوتا ہے وہ جو السر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فروٹس کی بات کی جائے تو فروٹس میں ایپلز اور ناشپاتی کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اندر فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو یہ السر کے پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دہی کا استعمال جو ہوتا ہے وہ ہماری آنتوں اور اسٹومک کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، جن سے ہماری آنتیں اور جو اسٹومک ہوتا ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے۔ تو دہی کے اندر بہت اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو السر کے پیشنٹ کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیز مرچوں والے کھانے اور مسالے والے کھانوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔